हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एस्पिरेंट हैं जिन्होंने हाल ही में नबार्ड ग्रेड ए एग्जाम जो है 2024 उसे क्लियर किया है। इनकी सक्सेस स्टोरी को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इनकी सक्सेस स्टोरी आप जो सुन रहे हो इससे आपको बहुत अच्छे टिप्स मिलेंगे, बहुत अच्छे ट्रिक्स मिलेंगे। लेकिन ये सारे टिप्स ट्रिक्स जो हैं ये आपको एक बहुत ही ओपन माइंड के साथ सुनने होंगे, ये एक बहुत ही खुले दिमाग के साथ और इस बात को स्वीकार करते हुए सुनने होंगे कि ये सारी बातें सच हैं। कई बार हम जब टॉपर्स टॉक सुनते हैं या हम कोई ऐसी चीज सुनते हैं किसी टॉपर्स टॉक में जिसको सुनकर हमें ऐसा लगता है कि यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि पता नहीं सच भी बोल रहे हैं या नहीं, या पता नहीं ऐसा हो भी सकता है या नहीं। बट लेट मी टेल यू कि ये जो भी बात बता रहे हैं, क्योंकि मैंने भी पहली बार सुना, मैं खुद बहुत हैरान थी और मैंने इनसे बार बार पूछा कि अच्छा ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, और उसके बाद में मैं खुद कन्विंस हुई कि ये जो भी पॉइंट्स बता रहे हैं, जो भी टिप्स बता रहे हैं, जो भी अपनी जर्नी बता रहे हैं, वो बिल्कुल सच है। उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपको सुनकर लगे कि अच्छा टॉपर हैं तो बोल रहे हैं। जी नहीं, वो जर्नी इन्होंने जी है और बिल्कुल सच सच जी है, तो वो जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो आपको सुनने में भले ही ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से इनके टिप्स एंड ट्रिक्स समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि ओके, इस तरीके से ये होती है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। अक्सर हमें लगता है कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कुछ शॉर्टकट लेके पढ़ लेना। इन्होंने शॉर्टकट नहीं लिया, इन्होंने हार्डवर्क बहुत ज्यादा किया है, लेकिन इनके हार्डवर्क करने का तरीका बहुत अलग था। तो वहां से आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छे टिप्स निकल कर आएंगे, कुछ बहुत ऐसे तरीके निकल कर आएंगे जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी प्रेपरेशन को और ज्यादा बेटर करने के लिए। सो प्लीज बने रहिए हमारे साथ इस सेशन में बिल्कुल एंड तक। बट अगेन मैं कहूंगी कि इस सेशन को प्लीज थोड़े खुले दिमाग के साथ सुनिए, क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां आपको लगे कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, पर आप देखिए कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि आशुतोष की जो स्टोरी है, जो इनकी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी है नबार्ड को लेकर के, वो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी अनकन्वेंशनल है। लोग अक्सर 5 मंथ्स 6 मंथ्स बैठ के अपनी प्रेपरेशन करते हैं, बट आशुतोष क्योंकि और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे तो इन्होंने बहुत ही लिमिटेड टाइम में नबार्ड की प्रिपरेशन करी है, और बहुत ही लिमिटेड टाइम में इन्होंने ये इंश्योर किया है कि आप एक रैंक सिक्योर कर सकते हो, आप अपना नाम मेरिट लिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब ये पूरी जर्नी क्या थी, क्या इनकी स्ट्रैटेजी थी, कैसे इन्होंने लिमिटेड टाइम में लिमिटेड सोर्सेज के साथ अपनी प्रेपरेशन को किया है, ये सारी चीजें आज के इस सेशन में हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वेलकम आशुतोष। Thank you, ma'am. Thank you for this opportunity. I would like to help the experience and be honest. या तो यस, तो अभी हम आशुतोष से जो सारे सवाल हैं उनका सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो आशुतोष, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपकी जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू होती है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, और कैसे आप एक स्टूडेंट रहे हैं बचपन में। क्या आप हमेशा से पढ़ाई में बहुत अच्छे थे? मैम, मैं शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश में। फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग मतलब शुरुआती स्कूलिंग गांव से ही हुई थी। उसके बाद में मैं बोर्डिंग स्कूल में इंदौर में पढ़ा हूँ। 12th क्लास मैंने विद्यासागर स्कूल इंदौर से ही करी है। उसके बाद में बीएससी इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स से किया था ये मैंने, होलकर साइंस कॉलेज से ही। और साथ ही में मैंने उसी समय पे सीएससी की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी थी, लगभग 2018 में। हम्म। उसके बाद में मैंने 2020 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया सीएससी का। 2021 में मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था अपना। और उसके बाद से लगातार मैंने मेंस दिया है सीएससी का, 2021, 2022, 2023। कुछ मार्जिन से मेंस का कट ऑफ मेरा नहीं रहा, कुछ एक बार एक मार्क्स एक समथिंग लाइक दैट। तो मेंस मैंने मल्टीपल टाइम्स, और इस बार मैंने मतलब कि के प्लान बी के ऑप्शंस में क्या क्या देख सकता हूँ। तो उसमें मैंने नाबार्ड का एग्जाम भी दिया था, आरबीआई भी दिया था, उस एग्जाम्स दूसरे दिए। फॉरेस्ट का मैंने मेंस दे रहा हूँ इस पर। तो उस टाइप से मैंने एग्जाम, तो नाबार्ड मैंने लगभग मार्च अप्रैल से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी अपनी। हम्म। और उस वक्त किया, बाकी सीएससी एग्जाम था तो उसमें मेरा ब्रेक हुआ। बाकी फिर जब नोटिफिकेशन आ गया था तो मैंने बाकी एग्जाम तैयारी। हाँ, इस चीज पर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताइए। मैं एस्पिरेंट्स की क्लैरिटी के लिए यहाँ ये बता देती हूँ कि आशुतोष ने वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, तो मार्च और अप्रैल ये 2 महीने उन्होंने नबार्ड के लिए प्रिपेयर किया। उसके बाद में मई के मंथ में क्योंकि सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम था तो उनका पूरा ध्यान वहां शिफ्ट हो गया, और इनका प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, और उसके बाद मेंस भी था। और मेंस जो होता है, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, सितंबर मंथ में होता है। 1 सितंबर को हमारा नबार्ड का पेपर था, और आई थिंक 15 सितंबर के अराउंड हमारे मेंस शुरू हो जाते हैं सिविल सर्विसेज के, 15 या 20 के आसपास।
ये हमारी डेट्स रहती हैं मेंस की। तो एक बहुत ही ज्यादा क्लैश वहां पर आ रहा था। सिविल्स का मेंस, लेट मी टेल यू, बहुत ज्यादा एक हैक्टिक शेड्यूल होता है उसका, प्लस साथ में आपको नबार्ड की भी प्रिपरेशन करनी है। तो ये दोनों चीजें साथ में मैनेज करना, प्लस 1 सितंबर को आपका मेंस है, उसके सॉरी प्रीलिम्स है नबार्ड का, उसके बाद में आपका मेंस है, मेंस के बाद में अगेन 20 अक्टूबर को आपका नबार्ड का मेंस है। तो ये सारी जर्नी बहुत, जस्ट वेट अ सेकेंड, तो ये सारी ही जर्नी बहुत जल्दी जल्दी होती चली गई। तो अब मैं चाहूंगी कि आशुतोष आप इस पे थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए कि आपने किस किस चीज को किस किस टाइम फ्रेम में कवर किया और कैसे कैसे आपने उन चीजों को कवर किया। हम्म। मैंने मतलब जैसे बताया कि मार्च अप्रैल में मैंने एआरडी स्टेटिक की, और कुछ जनवरी फरवरी और मार्च का करंट अफेयर्स मैंने जो स्कीम स्टेप था उसे कवर हम्म। कर रखा था। अब ठीक है। प्रीलिम्स का मैंने अपना सारा फोकस करा। जब नाबार्ड का एग्जाम आया तो उसके लगभग 25 दिन पहले मैंने वापस से अपना नाबार्ड के तरफ फोकस पूरा स्टार्ट किया। तो उसमें मुझे एआरडी स्टेटिक जो था अपना समरी सीट से, उसमें मुझे सारा रिवाइज करना था। मैंने उस पर फोकस किया। जो मेरे क्वालिटेटिव पेपर्स थे, क्यूआरई वगैरह थे, तो उसमें मैंने ये देखा था कि मैं मार्जिन से क्लियर कर रहा हूँ, तो मैंने उसको बस टेस्ट बुक वगैरह से टेस्ट से ही किया। बाकी जो ईएसआई पार्ट्स था, तो उससे मैंने वही अपने जो सीएससी के रिसोर्सेज थे, मृणाल के जो स्कीम्स वगैरह थे उनको हम्म। किया। और स्कीम स्टेप जो बाकी के थे, जो मेरे बाकी रखे हुए थे कि अप्रैल हम्म। वगैरह, हम्म। तो 6 महीने के मैंने स्कीम स्टेप किए। तो उससे मेरे स्कीम से रिवाइज हुए। साथ ही मैंने फिर बाकी सोर्सेस के सेंसस हुआ, एग्री सेंसस हुआ, बाकी क्लेरिटी आईएएस से किया, बजट इकोनॉमिक सर्वे से। तो ये लिमिटेड और उन्हीं के छोटे छोटे नोट्स बना दिए कि एक एक दो दो पेज के, जो इतना मैं सोर्स कर सकता था क्योंकि टाइम की कमी था मेरे पास में। हम्म। 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 पीवाईक्यू बेस्ड पे किया था मैंने, पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत अच्छे से किया था लगभग 3-4 साल के। और उन्हीं के हिसाब से मैंने कि बिल्कुल मैं वही चीज पढूं जो एग्जैक्टली आ रही है, और बाकी चीज को स्किप कर दूं। हाँ, यही इसी पॉइंट पर मैं अब आना चाहूंगी दोबारा कि आशुतोष, आपने जो तैयारी करी, क्योंकि आपने बहुत ही लिमिटेड टाइम में ये तैयारी करी है, तो आपके कॉर्नर स्टोन्स क्या थे? कैसे आपने डिसाइड किया कि क्या हमें क्या मुझे पढ़ना है, क्या मुझे छोड़ना है? किस तरीके से आपने अपने दायरे डिफाइन करे कि इतने दायरे में मैं रहूंगा, इतने ही दायरे में मैं तैयारी करूंगा और इसके बावजूद भी मेरा एग्जाम क्लियर होगा? ये दायरे आपने कैसे बनाए, आप मुझे पहले ये बताइए। प्रीवाईक्यूज ही हमारे गाइडिंग सोर्स होने चाहिए। प्रीवाईक्यूज ठीक पे है। हम बिल्कुल एनालाइज करेंगे कि कौन से एरियाज से नाबार्ड एक्चुअली फोकस कर रहा है पिछले 4-5 साल में। तो उन्होंने पहले तो चैप्टर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि दीज आर द चैप्टर्स, उन चैप्टर्स के अंदर में टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं। फिर ठीक टॉपिक्स है। में भी कौन से फैक्ट पे कर रहे हैं फोकस, किस चीज में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर रहे हैं। करेक्ट। उस हिसाब से, तो जैसे कि अपन अगर लाइव स्टॉक वगैरह में रखें तो वो एनिमल ब्रीड्स वगैरह पे फोकस कर रहे हैं, साइंटिफिक नेम्स पे भी फोकस कर रहे हैं, तो उस चीज में मैं उधर ध्यान दूंगा। बाकी जो एग्रीकल्चर है तो उसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे है। तो वो क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग पीवाईक्यू से ही बेस्ड बन सकती है। और जब भी जाके हम अगर लिमिटेड टाइम में अगर करना होगा कि कौन सी चीज को हमें बस स्कीम करना है कि हाँ ऊपर ऊपर से देख लिया, कुछ चीज को हम्म। बिल्कुल डेप्थ में करके गूगल भी करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा, कि मुझे हम्म। काम नहीं बनेगा, मुझे तो बुक से भी ऊपर जाना पड़ेगा। तो वो हम्म। पीवाईक्यू से गाइडिंग सोर्स होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, अब ये जो आज का पूरा सक्सेस स्टोरी सेशन है ना, इसको हम बिल्ड करते चलेंगे, एक एक करके जो जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आ रही हैं, हम उनको एक एक करके पिक करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली टिप जो हमारे पास ये आई कि आपको अपने दायरे डिफाइन करने पड़ेंगे, कि आप लिमिटेड अपनी चीजें रखिए ताकि आप लिमिटेड टाइम में प्रिपेयर कर सकें। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई है कि ये दायरे आप डिफाइन कैसे करेंगे। ये दायरे आप डिफाइन करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प लेकर के। वो आपको बताएंगे कि किस टॉपिक में आपको फैक्चुअल याद करना है, किस में आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, किस में इन डेप्थ जाके पढ़ना है, किस में बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है। तो ये सारी चीजें पीवाईक्यूज से आपको पता चलेंगी। तो ये आपने बहुत ही एक अच्छी बात बताई कि पीवाईक्यूज का एनालिसिस कीजिए। अब मैं यहाँ पे आपसे तीसरी चीज एक और पूछना चाहूंगी कि आपने कितने सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो कि आपने गो थ्रू किया था आपने? 4 या 5 साल के लगभग पीवाईक्यू किए थे बिल्कुल। 4 या 5 साल के पीवाईक्यूज थे जो आपने रेफर करे थे। चलिए, ये तो बात हो गई कि आपने एक बार अपने दायरे डिफाइन कर लिए। उसके बाद हम आते हैं अपने सोर्सेज के ऊपर कि बहुत से सोर्सेज हैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, इन फॉर्म ऑफ कोर्सेज, बुक्स के फॉर्म में। तो आपने किस सोर्स से पढ़ाई की थी और कैसे आपने उन सोर्सेज को पिन पॉइंट किया था कि मुझे यहाँ से पढ़ाई करनी है, और फिर कैसे आपने अपने आप को उन पे स्टिक करके रहे थे आप? ओके, मैं सब्जेक्ट वाइज चलता हूँ। तो एआरडी में जैसे कि मैंने एआरडी की जो समरी सीट्स थी एजुटेक की, मैंने उन्हीं को अपना बेस मटेरियल बनाया। बाकी एग्रीकल्चर वगैरह के लिए जो हम सीएससी के लिए पढ़ते हैं तो वो
कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वगैरह वहां से थी ही सही। फिर उसके बाद में जो पीवाईक्यूज यूट्यूब सीरीज थी शामली मैम के थे, तो उन्हीं से मैंने मतलब कि क्वेश्चन का पता भी चल गया, मुझे कुछ चीज समझ में नहीं आ रही थी या फिर जो ऐसा था तो मैम समझाते भी हैं तो उनसे समझने का भी कोशिश किया मैंने। और हम्म। तो बाकी अपना ब्रुनाल का एग्रीकल्चर सेक्शन होता है उसमें, तो मैंने हम्म। उसको रिवाइज किया क्योंकि उसको मैंने बहुत बार रिवाइज कर रखा था, उसको मुझे बस पढ़ना ही था। तो हम्म। मैंने वहां से रखा। ईएसआई की मैं बात करता हूँ, तो ईएसआई का जो स्कीम्स था, तो स्कीम स्टेप का मैंने 5-6 महीने का बिल्कुल रिवाइज किया। उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि स्कीम्स में बहुत ही ज्यादा टेक्निकल और डीप पूछते हैं ना ना। करेक्ट। और उसी में से मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, मतलब ऐसे शॉर्ट नोट्स थे कि 5 पेज में मेरे लगभग 70-80 स्कीम जो थे वो कवर हो हम्म। गए थे। तो मैं ओके। जस्ट एग्जाम के पहले ही, मतलब वहाँ पे एडमिट कार्ड देते हैं तो मैं वही पढ़ रहा था लगभग। तो वो उस लेवल पे आपको बनाने पड़ेंगे। फिर मृणाल के नोट्स जो थे, उन्हीं में से मैंने बहुत सारे स्कीम्स वगैरह, क्योंकि जनरल स्कीम जो आएंगे, क्योंकि हम्म। स्कीम सारे अगर वो नहीं हो पाएंगे 6 महीने में, कुछ नाबार्ड इन डेप्थ और ऐसा भी पूछता है जो आउट ऑफ हम्म। बॉक्स हो, तो वो वहां से कवर हो जाए मेरे। फिर जो बाकी रिसोर्सेस है जैसे बजट इकोनॉमिक सर्वे है, तो मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे और वहीं उन्हीं को लैपटॉप में हाईलाइट करके उन्हीं को पढ़ लिया। हम्म। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लिए थे मैंने, 1-2 पेज के, 1-2 पेज के, जो बिल्कुल हम्म। चीजें, सेंसस, एग्री सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस, ये सारी चीजें, मतलब इनको समय लगेगा नहीं आपको 1-2 घंटे, मेरे हिसाब से 2-2 घंटे समथिंग पे आपको, क्योंकि वो 5-6 पेज या 5-6 पेज की ही चीजें होती है। और उनमें भी हम्म। वाईक्यूज एनालाइज करेंगे तो आपको पता होगा कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें मुझे स्किप करनी है। नॉट एवरीथिंग इज सेम इम्पोर्टेंट। और जीएस का था, जो जनरल स्टडीज के 20 क्वेश्चन, तो उनका करंट टेप का था। 3 महीने का करंट टेप मेरे हिसाब से सफिशियंट रहेगा। करंट टेप करिए, बाकी स्टैटिक क्वेश्चन आप अगर जीएस का सिविल सीएसई प्रिपरेशन है तो उधर से हो ही जाता है। बाकी भी जनरल वो हो जाता है। यस मैम, ये ठीक है। सोच। तो मेजरली आपने अपनी प्रेपरेशन के अंदर एक तो जो आपके सिविल सर्विसेज के सोर्सेज थे, करंट अफेयर्स के या एग्रीकल्चर के, इकोनॉमिक सर्वे, बजट के, तो वो सोर्सेज आपने यूटिलाइज करे जो सिलेबस ओवरलैप हो रहा था। उसके अलावा आपने मतलब मेजरली एडुटैप का मटेरियल जो था वो रेफर किया था और उसको उसमें से चीजें बहुत सेलेक्टिवली पढ़ी थी। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी सोर्सेज की बात। अब मैं बात करूंगी कि रिवीजन की, आपने चीजों को रिवाइज कैसे किया? जैसे आपने कहा कि मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है, उस तरीके से मैंने रिवाइज किया। तो आपने कितने सारे रिविजन्स इस चीज के किए और किस क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी चीजों को रिवाइज करने की? मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि मतलब फर्स्ट टाइम में तो मैं जब पढ़ूंगा तो मैं हाईलाइट उसी वक्त कर लेता था कि समरी शीट है तो मैं हाईलाइट कर लूंगा, मुझे स्कीम स्टेप भी है तो वहीं पे मुझे हाईलाइट कर लेना। सेकंड रीडिंग तो लगभग इसमें अपने को ज़्यादा टर्म समय फर्स्ट रीडिंग में लगता है। सेकंड रीडिंग में मैं हाईलाइट के साथ में शॉर्ट नोट्स अपने साथ में बना, तो मुझे जो पता है कि ये चीज़ मैं पक्का भूल जाऊंगा, ऐसा हम्म। लग रहा है मुझे, तो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट नोट्स अपने, कुछ को बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड नहीं, बस ऐसा समझ में आए कि मुझे समझ में आ जाए। अगर हम्म। ये 70-80 इसकी 5 पेज में करनी है तो वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में होती है बिल्कुल। हम्म। इसकी एलोकेशन कितना है, बजट ईयर, लॉन्च ईयर कितना है, जो बिल्कुल। हम्म। तो उस हिसाब के शॉर्ट नोट्स बने, उन्हीं शॉर्ट नोट्स को फिर मैंने मल्टीपल टाइम से रिवाइज किया। 2 या 3 बार तो आराम से उनको किया होगा, मतलब वो हो जाते थे 1-2 घंटे में आपको, अगर कितना ही टाइम लगेगा। हम्म। तो उस टाइम से आपको 3 रिवीजन तो जो बेस मटेरियल है उनके, और बाकी जो शॉर्ट नोट्स है उनके, तो आप जितना आप कर सकें ऐसा। हम्म। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग हमारे पास यहाँ निकल कर आती है कि पहली बात तो आपको नोट्स बनाने हैं। बट अगेन बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि नोट्स कैसे बनाए जाएं। तो कई बार हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट रीडिंग करते हैं और फर्स्ट रीडिंग करते ही हम नोट्स बनाने लग जाते हैं। तो उससे होता कुछ नहीं है, वही समरी शीट हम दोबारा लिख देते हैं। तो जैसे आशुतोष ने बताया कि जो आपका बेस मटेरियल है, चाहे वो समरी शीट्स हैं, चाहे वो किसी और कोचिंग का मटेरियल है या वो कोई बुक है, जो भी आपका बेस मटेरियल है उसे कम से कम आप 2 से 3 बार पहले पढ़िए और उसके बाद आप अपने अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स बनाइए जिनसे आप रिवीजन करेंगे। पहली ही रीडिंग में आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि वो नहीं बनेंगे। ठीक है। पहली रीडिंग में छपाई होती है, तो वो किसी काम की नहीं होगी। आपको पहली रीडिंग के अंदर केवल चीजों को समझना है और उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। तो अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत से बच्चों को रिवीजन में बहुत दिक्कत होती है। तो पहली चीज, आपको रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए होंगे और नोट्स कैसे बनाने हैं उस चीज का भी इनपुट आप जो अभी सर ने बताया उस बात से आप ले सकते हैं। ठीक है। चलिए। तो यहाँ तक आ गई हमारी रिवीजन की बात। अब हम बात करते हैं कि आप चीजों को प्रैक्टिस किस तरीके से किया करते थे। तो क्या आपने कुछ मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे नबार्ड के फेज 1 को लेकर के? यस मैम, बिल्कुल। मैंने पहले तो पीवाईक्यूज लगाए थे, उनमें अपना देखा था कि मैं पीवाईक्यूज में कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, कौन से एरिया से जहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ इसमें मुझे स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। हम्म। और एक एरिया था जैसे एआरडी स्टैटिक,
उसमें मुझे लगा था कि यहाँ पे एक्यूरेसी मेरी बहुत अच्छी हो सकती है। ये ऐसा हम्म। एक एरिया है जहाँ पे मैं कमांड कर सकता हूँ अपना। हम्म। एसआई का मुझे लगा था कि आई हैव टू मैनेज थिंग्स, मैं जितना हम्म। कवर कर सकता हूँ उतना। तो हम्म। टेक्स्ट बुक से मैंने ज्वाइन कर लिया था, उसका मैंने मतलब टेस्ट लगाए थे। बाकी भी मैं जो कोचिंग के मुझे जहाँ पे टेस्ट लगे थे, तो मैंने टेस्ट को लगभग जितना कर सकता था मैं टेस्ट को दिया। लगभग 5-6 टेस्ट तो मैंने आराम से दिए होंगे आई गेस। ठीक है। अब मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारा एग्जाम होता है, एग्जाम में दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो होता है पढ़ाई का एस्पेक्ट, ठीक है, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन उतना ही जरूरी हमारा एक और एस्पेक्ट होता है, और वो होता है पेपर अटेम्प्ट करना। बहुत से लोग पढ़ते सब कुछ है, लेकिन वो पेपर ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने जब, जो आपका 2 आवर्स का टाइम होता है, और अगेन हमारे पास कॉम्पोजिट टाइम होता है, कोई सेक्शनल टाइमिंग जैसी चीज नहीं होती, तो आपने पहले मेरिट सेक्शन अटेम्प्ट किया था या नॉन मेरिट सेक्शन? मैंने मेरिट सेक्शन अटेम्प्ट किया था मैम पहले। पूरा और मेरिट सेक्शन आपने पहले अटेम्प्ट किया? मैम, और उसमें भी मतलब कि मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया कि जो मुझे एक्यूरेसी सबसे अच्छी रखनी है, कि मुझे हम्म। एआरडी पता था कि एआरडी हाई हैव टू टारगेट। तो मैंने एआरडी सबसे पहले अटेम्प्ट किया। और उसमें हम्म। मैंने उसमें टाइम का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मुझे क्वेश्चन जल्दीबाजी में मैं गलत ना करूँ, उसमें ये ध्यान हम्म। रखा। उसके बाद में ईएसआई, देन जीएस। उसके बाद में फिर मैंने जो बाकी के इंग्लिश है, डीएम है, कंप्यूटर है, क्यूआर, और आखिरी में रखा मैंने क्यूआइंट और रीजनिंग। और उसमें उतना ही रखा कि मैं ऐसे क्वेश्चन पे ना फंसूं कि पजल में चला गया रीजनिंग में, तो फिर तो टाइम बहुत खराब हो सकता है। तो ऐसे हम्म। वो टारगेट आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा कि ये तो मुझे पक्का स्किप करना है। हम्म। पे उस हिसाब से प्लान करके टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल। ठीक है, ये एक अगेन आपने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताई। और स्टूडेंट्स, ये सब हमें आज अभी सुनकर लग रहा होगा कि वाओ, इन्होंने तो बहुत स्मार्ट ये काम किया। लेकिन ये जो स्मार्ट काम होता है, ये एग्जाम में जाते ही अपने आप नहीं होने लगता है। इसके लिए पहले सर ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है, मॉक्स लगाए हैं, पीवाईक्यूज लगाए हैं। तो वहां से उन्हें अपने स्ट्रेंथ एरिया समझ आए, अपनी एक्यूरेसी समझ आई, एरिया समझ आए कि कहाँ पर टाइम देना है, कहाँ पर टाइम नहीं देना है। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आप जब एग्जाम हॉल में परफॉर्म कर रहे हो, तो वो सिर्फ आपकी एक नॉलेज का टेस्ट नहीं होगा, वो आपकी एक स्ट्रैटेजी का भी टेस्ट होगा। और वो स्ट्रैटेजी केवल प्रैक्टिस से ही बनेगी। तो ये एक अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट है, जो इस पूरी कॉन्वर्जेशन से हमें अभी तक समझ आया है। ठीक है। तो सर, ये तो हो गया कि किस तरीके से आपने अटेम्प्ट्स करे। अब मैं आपसे एक और चीज यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करे थे मेरिट सेक्शन में, क्योंकि नॉन मेरिट में तो आपने बताया कि आपका टारगेट स्कोर था कि बस सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए, उतने ही आपने अटेम्प्ट करे। मेरिट सेक्शन में आपने हर एक सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे? मैम एआरडी में तो लगभग मैंने सारे ही अटेम्प्ट्स किए थे। एआरडी अच्छा। का, यस मैम, उसमें मतलब कि लगभग अगर वही क्वेश्चन में छोड़ता था जिसमें मुझे क्लूलेस हूँ, कि मुझे चारों ऑप्शन में से एक में भी समझ में नहीं आ रहा है, कि आई हैव नो आइडिया, मैंने कहीं पे पढ़ा भी नहीं है और मैं गेस भी नहीं कर सकता कि ये क्या है क्वेश्चन का हम्म। मुझे, और बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ही मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा। ये लगभग सीएससी टाइम से ही मेरी स्ट्रेटेजी क्लियर थी कि अगर गेस वर्क तो करना पड़ेगा, रिस्क लेना जरूरी है इस एग्जाम। हम्म। और ईएसआई का भी सेम था कि अगर बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है तो ही मैं छोड़ूंगा। जीएस इस बार ट्रिकी था। जीएस हम्म। जीएस का इस बार क्वेश्चन पेन पर, तो उसमें कुछ क्वेश्चन 5-1 मैंने क्वेश्चन पे छोड़े थे, कि बिल्कुल मुझे लग रहा था कि इसमें टाइम भी वेस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन भी थे, और हम्म। उसमें गेस का भी उतना स्कोप था नहीं, वो फैक्चुअल क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा। हम्म। हम्म। मुझे लग रहा हम्म। था कि टाइम वेस्ट करना कुछ सही नहीं होगा। तो जीएस के मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, बाकी एआरडी एएसआई में तो मैंने, वो प्रोबेबिलिटी का खेल होता है अगर, तो मैंने उसी हिसाब से मैंने ज्यादा मैक्सिमम अटेम्प्ट करना ही सही समझा। ठीक है, तो मतलब आपने गेस वर्क किए, और गेस वर्क का आपका ये था कि अगर मुझे कुछ भी नहीं पता तो ही मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा, अदरवाइज मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आऊंगा। चलिए। तो अगेन ये आपने बहुत ही एक स्मार्ट तरीके से वहां पे प्ले किया, और ये स्ट्रैटेजी और ये स्ट्रेंथ आपको शायद अपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से पता थी कि मुझे पेपर किस तरीके से टैकल करना है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना एक और चीज हमारे सामने निकल कर आती है कि आशुतोष की स्ट्रैटेजी से, कि उन्होंने पढ़ाई जिस तरीके से करी, जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी से पढ़ी, लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ा, वो एक अलग पार्ट था। लेकिन उस पढ़ी हुई चीज को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए उन्होंने अपने पेपर को एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से अटेम्प्ट किया, कि कौन से एरियाज में मुझे गेस वर्क करना है, कहाँ नहीं करना है, कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो ये आई थिंक अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है, कि आपको जितना एग्जाम के बारे में आप पढ़ोगे, या जितना नॉलेज आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड होनी चाहिए, उतनी ही नॉलेज आपको अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में होनी चाहिए, अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में होनी चाहिए, ताकि आप पेपर को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अटेम्प्ट कर सकें। तो अगेन आशुतोष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग्स थी जो आपने हमारे साथ शेयर करी। अब हम आगे बढ़ते हैं फेज 2 की तरफ। तो फेज 2 मैं यहाँ बता दूं, क्योंकि आशुतोष
4 बार, आई थिंक 3 से 4 बार जो है सिविल सर्विसेज का मेंस लिख चुके हैं। तो आंसर राइटिंग जाहिर सी बात है कि इनका एक बहुत ही स्ट्रांग एरिया था। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि इन्होंने फॉर्डर मटेरियल किस तरीके से प्रिपेयर किया। तो आशुतोष प्लीज आप ये बताइए कि जो फेज 2 था उसके लिए आपने फॉर्डर मटेरियल कैसे यूज किया। देखिए मैम, वो भी मैं सब्जेक्ट वाइज चलता हूँ। तो फॉर्डर मटेरियल ARD ASI में तो मतलब मेरे पास CSE के नोट्स थे ही सही मेरे पास लगभग। वो प्रिपेयर्ड थे और शॉर्ट, और उनको मैंने बहुत बार रिवाइज किया था लगभग, मतलब कि वो रटे हुए हैं ये मान सकते हैं अपन लगभग। और हम्म। मैंने इकोनॉमिक के जो अपने नोट्स थे उसमें एग्रीकल्चर के नोट्स भी थे, इकोनॉमी नोट्स थे CSE के, और उसमें बहुत हम्म। सारा फॉर्डर मैंने ऐड किया था मल्टीपल अटेम्प्ट्स में। तो उसको हम्म। तो मैंने स्ट्रेंथ बना के रखा था, और मैंने सोचा भी था कि मैं ये पॉइंट्स अगर करूंगा तो ब्राउनी पॉइंट्स पक्का मिलते हैं। और हम्म। फिर रंजीत पाटिल सर के नोट्स थे कुछ, उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप है और उस मतलब नाबार्ड टॉपर से वो पास्ट हाँ के, हाँ। तो उन्होंने शेयर किए थे। तो वहां से जो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये मतलब CSE से अलग हटके हैं, जो हम्म। सीधे हम्म। नहीं आएंगे, वो सिर्फ नाबार्ड के स्पेसिफिक, जैसे कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के वो मेरे नोट्स हम्म। में, वो सर के नोट्स में था कि वो आपस है जो भी फीचर्स है। हम्म। फिर उसके बाद में फिर एक फैक्ट बुक जो था, मेरी CSE की फैक्ट बुक थी कि जिसमें सारी कमिटीज थी कि दलवाई पैनल है, डबलिंग फार्मर्स इनकम, सांथानाम कमेटी है, जो भी अपने इकोनॉमिक्स से अलग बाबा कल्याणी रिपोर्ट है, वो सारा स्टेटिस्टिक्स है अलग अलग कि 6% वगैरह, वो हम्म। सारा हम्म। मैंने रिवाइज किया। तो मेरे जो CSE और ये रिसोर्सेस थे इन्हीं को मैंने आधार बनाया। इसी वजह से मुझे कम समय लगा, क्योंकि मुझे हम्म। चीजें बस रिवाइज करनी थी। तो मेरे पास हम्म। फॉरेस्ट मेंस 1 महीने बाद ही मेरा फॉरेस्ट मेंस था, 20 अप्रैल हम्म। तक लगभग। तो मेरे पास 25 दिन का ही समय था, तो मैंने ये चीजें रिवाइज हो गई। तो ARD ESI मैंने लगभग उसी नोट से किया अपने ही, उन्हीं को हम्म। देख। और मैंने आंसर भी, डिस्क्रिप्टिव आंसर भी मैंने लगभग CSE जैसा ही लिखा एग्जैक्टली, कि इंट्रो में मुझे फैक्ट्स वगैरह लिखना है, जो हम्म। ये कंक्लूजन में, और पॉइंट्स मुझे जितने ज्यादा मैं पॉइंट्स लिखूंगा। मैं लगभग ईजाराम वास मैंने बिल्कुल हटा दिया था कि मुझे कोई भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। लगभग 10 मार्क्स का है तो मैं 10 पॉइंट्स लिखता था, मैंने बहुत सारे हम्म। पॉइंट्स लिखे थे। और ठीक बिल्कुल है। प्रैक्टिकल, और उसमें डाटा जितना कर सकता था मैं, मैंने सारे कमिटीज के नाम लिखे, दलवाई पैनल, बिल्कुल सांथानम कमेटी, जो हम्म। भी मैं लिखा A to Z, ताकि मुझे पता था कि बाकी बच्चे अगर नहीं तो CSE की मेरी स्ट्रेटेजी में यूटिलाइज कर सकता हूँ नोट्स को, बाकी करेक्ट। ना नहीं करेंगे उस चीज को हम्म। एग्जैक्ट। हम्म। 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 तो वहाँ पे बिल्कुल फॉर्डर मटेरियल एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स बिल्कुल देंगे ही सही। हाँ। तो एक डिस्क्रिप्टिव मैंने उसी हिसाब से CSE को ही बेस मटेरियल बना के अपना उसको यूज किया। UPSC एस्पिरेंट्स को बिल्कुल देख सकते हैं कि वो इस चीज पे बिल्कुल उनको काम करेगा। ये आपने अगेन बहुत सही चीज बताई कि सिविल सर्विसेज वाले किस तरीके से यहाँ पर अपने फॉर्डर मटेरियल को यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, और वो ये कि जैसे सिविल सर्विसेज में तो हम राइट वो करते हैं, लिखते हैं अपने आंसर्स को, और वहां पर क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारे पास डायग्राम्स बनाने का स्कोप होता है, तो उस तरीके से हमारी आंसर शीट्स फिल हो जाती हैं किसी तरीके से, ठीक है। लेकिन नबार्ड के अंदर हमें टाइप करना होता है, ठीक है, और हमारे पास स्पेस भी होता है उसी अकॉर्डिंग। तो आपने कैसे इंश्योर किया, मतलब क्या आप हर बार वर्ड लिमिट कंप्लीट कर पा रहे थे? पहली बात तो आप मुझे ये बताइए। वर्ड लिमिट में लगभग कंप्लीट कर पा रहा था, मतलब हम्म। कि आंसर मेरे टाइपिंग स्पीड तो मैंने प्रैक्टिस से करी, मैंने एजुटेप के टेस्ट दिए थे, मैंने लगभग सारे ही टेस्ट अच्छा। दिए थे। हम्म। और मैंने बाकी भी और प्रैक्टिस वर्ड वगैरह पे नोटपैड पे, क्योंकि वही एक हम्म। एरिया था जहाँ पे मुझे स्कोप था, क्योंकि हम्म। आंसर मैंने बहुत सारे लिखे हुए थे तो उसमें वो से मतलब था वो हम्म। स्ट्रेंथ। मुझे तो पता हम्म। भी था कि डिस्क्रिप्टिव में अपने को कुछ मार्जिन लाना है बाकी से। हम्म। हम्म। तो हम्म। मैंने टाइपिंग भी किया, टेस्ट भी दिए, और फ्लो चार्ट वगैरह का तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे टाइपिंग में तो स्कोप है नहीं। तो हम्म। उसी को मैंने फिर अलग तरीके से करा कि वो इक्वल टू करके वो बना दूंगा मैं, तो वो एक्स्ट्रा बना सकते हैं उस, हम्म। मतलब कुछ इनोवेशन करके थोड़ा बहुत हो जाए। बाकी वो हम्म। तो आप ये इंट्रो बॉडी कंक्लूजन वाला जो है वो फॉर्मेट, हम्म। और सब हेडिंग जितने हो सकते हैं उसमें आप वो वाला फॉर्मेट तो बिल्कुल आप यहाँ पे भी अपना सकते हैं एग्जैक्टली। तो ठीक प्रैक्टिस है। कर जाएगा, मतलब वो उतना। करेक्ट। तो ये हो गई हमारी फेज 2 की प्रिपरेशन यहाँ पर। अब हम बात करते हैं आगे अपना इंटरव्यू, ठीक है। आपका फेज 2 क्लियर हो गया, उसके बाद हम आते हैं इंटरव्यू पे। तो आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो कैसे करी थी, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि जब आपको पता चला कि आपका फेज 2 कवर हो चुका है तो उसके बाद में आपने किस तरीके से अपना डैफ प्रिपेयर किया और क्या पूरी प्रक्रिया थी, आप वो प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए।
यस मैम, सबसे पहले मैंने डेफ के ही बारे में सोचा कि मुझे डेफ में क्या क्या फिल करना है। तो हम्म। उसमें मैंने एजुटेप का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था, उसमें डेफ का सेशन भी हुआ था। मैम आपसे भी मैंने बात करी थी, डेफ अपना डिस्कस किया था उस वक्त। तो उसमें हम्म। बहुत सारी चीजें मैंने एक्स्ट्रा ऐड करी थी, वो इलिमिनेट करी। फिर मुझे वही सर से भी पता चला और यूट्यूब से पता चला कि कुछ सर्टिफिकेट कोर्स करना ज़्यादा अच्छा रहेगा बैंकिंग का एक्सपीरियंस, बिकॉज मेरा वर्क हम्म। एक्सपीरियंस। तो मैंने हम्म। यूएनसीसी ई लर्न वेबसाइट है, मतलब यूनाइटेड नेशंस की, वहां से सर्टिफिकेट कोर्स ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस किया। हम्म। एक और आईआईडीएफ वेबसाइट है, उससे मैंने सर्टिफिकेट कोर्स बेसिक्स ऑफ बैंकिंग किया। हम्म। वो एक वर्क एक्सपीरियंस का मतलब थोड़ा सा एक वो हो गया। फिर उसके बाद में जो बाकी डेफ के क्वेश्चंस थे, उसी हिसाब से कि जो भी हम्म। कीवर्ड लग रहे थे मुझे, कि मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड था तो ये डेफिनेट था कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे, हम्म। स्टेटिस्टिक्स क्वेश्चन आएंगे, फार्मिंग फैमिली है तो फार्मिंग से हम्म। क्वेश्चन आएंगे। और लगभग मेरा इंटरव्यू, एक्चुअल इंटरव्यू वही रहा। मैम ने हम्म। क्वेश्चन ही मुझसे यूपीएससी बैकग्राउंड से पूछा कि व्हाट वाज योर ओपिनियन इन यूपीएससी। फिर उन्होंने सस्टेनेबल फाइनेंस से पूछा व्हाट इज हम्म। सस्टेनेबल, क्या है वगैरह। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से मैम ने डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा कि बैंकिंग हम्म। में क्या समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन वगैरह, फार्मिंग हम्म। फैमिली। तो प्रेडिक्टेबल हो सकता है इंटरव्यू, बिल्कुल तरीके से। और उन्हीं को फिर क्या किया मैंने कि कॉपीलोट एआई चैट जीपीटी वगैरह को मैंने बहुत इस्तेमाल किया, कि मैंने डेप अपना ओपन किया और कॉपीलोट से ही पूछा कि आस्क मी 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस डेप फॉर नाबार्ड। हम्म। शायद आप पूरे अच्छे क्वेश्चन बना दे सकते हैं और उन्हीं से आंसर भी करवा सकते हैं। और उन आंसर को फिर धीरे धीरे मॉडिफाई किया मैंने। इंटरव्यू मैंने हम्म। 2 महीने प्रिपेयर किया था, उसमें मेरे पास समय भी था, मेरा फॉरेस्ट मेंस हो चुका था। तो उसमें हम्म। मैंने आराम से पूरे नोट्स बनाए। मैं नोट्स शेयर कर दूंगा अगर किसी को हेल्प है। तो नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट के भी मैंने नोट्स बनाए, उसको भी एआई के हम्म। थ्रू मैंने किया। नाबार्ड की वेबसाइट के भी करा मैंने, बिल्कुल ही। हम्म। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे केस स्टडीज थे, उस पे हम्म। मतलब वुमेन्स बता रहे थे कि उन्होंने कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक्चुअली वर्किंग करते हैं ग्राउंड पे, उनको कैसे इम्पेक्ट होता है। तो हम्म। सबसे एक्सपीरियंस को ये देखना भी चाहिए कि वहां पे जब वो आंसर दे तो थोड़ा सा उन्हें लगे कि वो यहाँ पे सिर्फ मनी पर्पस के लिए नहीं आए हैं, उनको हाँ। एक्चुअली चेंज करना है ग्राउंड पे। तो वो हम्म। केस स्टडीज बता पाए, कि मैंने शायद देवास या उसकी केस स्टडी किया था कि नाबार्ड हम्म। पॉली हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहा है हमारे नाइबरिंग स्टेट में ही। तो हम्म। तो ऐसे अगर वहां पे बता पाएंगे तो एक जो लगेगा कि यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन वर्किंग टू द ग्राउंड लेवल। तो नाबार्ड तो हम्म। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देता भी है डीडीएम रोल के थ्रू पे। हम्म। इंटरव्यू की प्रिपरेशन उस तरीके से हो सकती है। ठीक है। और फिर आपने मॉक इंटरव्यूज वगैरह लगाए थे कुछ इस इंटरव्यू में? कितने मॉक इंटरव्यूज आपने दिए थे? मैंने 2 मॉक इंटरव्यूज दिए थे। एक तो एजुटेक का ही दिया था मैंने, ठीक और है। एक मैंने क्लेरिटी का दिया था। ठीक है। दोनों दोनों ही दिए थे। और मुझे सबसे बड़ा इनपुट, मुझे एक तो ये बताया कि ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं, हम्म। स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, सर ने मुझे उनसे सवाल पूछे थे। मुझे मतलब समझ हो चुका था, 2019 में मेरा ग्रेजुएशन था उसके बाद। तो मैं बाकी सवाल तो दे पा रहा था क्योंकि सीएससी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बाकी एक हम्म। तो बोला था कि उसको रिवाइज करो, तो उसमें मैंने वही स्टेटिस्टिक्स का सिलेबस डाउनलोड किया और उसी से फिर एआई के थ्रू ही उसको भी मैंने रिवाइज किया। और फिर सर ने बोला था कि थोड़ा सा स्माइल करो, डोंट बी सो सीरियस, अगर ऐसा कुछ। तो हम्म। मैंने बिल्कुल इम्प्लीमेंट किया था। मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए आई थिंक, और डिस्कशन भी करना चाहिए। मैं जब एग्जाम मतलब इंटरव्यू के बाद में लगा कि जो भी फेलो एक्सपीरियंस है उनको हम्म। आपस में डिस्कस करनी चाहिए। थोड़ा सा हम फर्स्ट इंटरव्यू देते हैं, थोड़ा हाँ। खुल के बात कर सकते हैं। जी। करेक्ट। चलिए, तो ये जब आपका इंटरव्यू, एक्चुअल इंटरव्यू हुआ, कहाँ, कौन से आरओ में हुआ था? भोपाल। अच्छा, भोपाल आरओ में हुआ था। ठीक है। तो भोपाल आरओ में जब आपका इंटरव्यू हुआ तो आपसे जो क्वेश्चंस एक्चुअल इंटरव्यू में पूछे गए थे वो किन किन एरियाज से पूछे गए थे? मैम अधिकतर मेरा डेफ के ही थ्रू था, हम्म। चेयर मैम। और मैम ने भी जो था डेफ के थ्रू ही, के इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे थे उन्होंने। सर्टिफिकेट कोर्स थे तो दोनों ही सर्टिफिकेट कोर्स से उन्हें सवाल पूछे, डायरेक्ट हम्म। ही था। और फिर उसके बाद में उन्होंने, मैम ने फार्मिंग फैमिली से पूछा था कि यूर फार्मर व्हाट डस योर फादर कल्टीवेट, आप अगर नाबार्ड ऑफिसर बन जाएंगे तो वहां पे आप क्या सुधार करेंगे। फिर उसी के हम्म। क्वेश्चन किया उन्होंने, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने फूड लॉस का बताया। मैंने और भी कुछ स्टेटिस्टिक्स बताया कि एफएओ रिपोर्ट के हिसाब से ये हो सकता है वगैरह। और फिर हम्म। सर ने भी, फिर शायद एमपी में सर ने काम किया है सैयद सर ने, तो उन्होंने, सर ने भी पूछा कि वहाँ पे कोल्ड हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकते हैं क्या ये। तो अधिकतर डेप से था और आखिरी कुछ नाबार्ड से रिलेटेड थे, कि नाबार्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर से कौन से फंड्स हैं हम्म। हम्म। के बारे में पूछा था। फिर क्या इम्पेक्ट हो सकता है इसका। फिर हम्म। बजट, अगले दिन बजट आने वाला था, तो मैम ने बिल्कुल वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि मैम ने पूछा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो बजट से कल।
हम्म। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो मैंने एग्री कैप वगैरह का उसका मैंने तो शायद नेम कन्विंस लग रहे थे उन आंसर से। मैंने थोड़ा सा इकोनॉमिक्स कीवर्ड्स इस्तेमाल किए थे, तो बिल्कुल वो कर सकते हैं वो प्रिडिक्टेबल। हाँ, तो मतलब नाबार्ड का इंटरव्यू आपके अकॉर्डिंग एक ऐसी चीज है जो आप काफी प्रिडिक्ट करके जा सकते हो कि ये चीजें हैं जहां से मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये मेरे आंसर्स हो सकते हैं वहां पर। चलिए, ये आपने बहुत सारी चीजें हमने अब एग्जाम से रिलेटेड कर ली और एक पूरे तरीके से हमने देख लिया कि किस तरीके से आप स्मार्टली अपनी एग्जिस्टिंग प्रेपरेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एक स्टूडेंट्स को चीज अपने ध्यान में रखनी होगी कि आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज जो था वो अपनी आपकी सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन थी, जो आपने एटलीस्ट फेज 2 के अंदर आपका पूरा बेस आपकी सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन से था, और फेज 1 जो था वो आपने बहुत ही स्मार्ट तरीके से वहां पर प्रिपेयर कर लिया था। आपकी जो ये सक्सेस स्टोरी, आई थिंक जो हमारे सिविल सर्विसेज वाले एस्पिरेंट्स हैं ना, जिनको एक आफ्टर 2-3 अटेम्प्ट्स हु लुक आफ्टर फॉर दी बैकअप ऑप्शंस, तो उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी होगी कि किस तरीके से आप सिविल सर्विसेज के साथ साथ नाबार्ड की जो प्रिपरेशन है उसको मैनेज कर सकते हैं। अब मैं एक चीज यहाँ पर आपसे और पूछना चाहूंगी, ये अब थोड़े से पर्सनल काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि जो भी आपकी जर्नी रही, क्योंकि आप 2019 ऑनवर्ड्स आपने सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स देने स्टार्ट कर दिए थे, इतनी बार आप मेंस के क्लोज आते गए, तो जब आपका नहीं होता था, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि जब एक ही एग्जाम को आप बार बार दे रहे हो, इतना क्लोज आ रहे हो, और जब आपका 1 मार्क से भी आपने बताया कि आपका मेंस रह गया था, 10 मार्क से आपका मेंस रह गया था, तो फिर आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते थे, वापस इंस्पायर करते थे कि मुझे करना है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जब ये नेगेटिव इमोशंस शुरू हो जाते हैं या नहीं, जब तक रिजल्ट आता, फिर हमें फियर होता है कि यार मैं नबार्ड दे तो रहा हूँ, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये भी होगा या नहीं होगा। तो इन इन सब चीजों के साथ आपने कैसे डील किया था? मैम, मोटिवेशन मैं सोचता हूँ कि इंटरनल मोटिवेशन एक बिगेस्ट फैक्टर होता है जो हमें हम्म। ड्राइव करता है इस जर्नी में। मैंने भी मतलब जब स्टार्ट किया था तो मैंने नहीं सोचा था कि ये जर्नी इतनी लंबी होगी हम्म। एग्जैक्टली। तो उस वक्त मतलब और मोटिवेशन ऐसा था कि ये डिसीजन मेरा था कि मुझे सीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मुझे सारे प्रोबेबिलिटीज हमें पता होती है कि ये सक्सेस रेशियो 1:100 है, और यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, सिलेबस वास्ट है। पर हम्म। फिर भी हमने अगर डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन को आई थिंक हमें बैक करना चाहिए जब तक वी थिंक कि हम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और अपना पूरा 100% देना चाहिए। तो हम्म। मैंने बिल्कुल हमेशा अपना प्रीलिम्स का भी दिया, मेंस का मैंने जो भी इम्प्रूवमेंट कर सकता था, मुझे सोशियोलॉजी का लग रहा था कि मुझे वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, तो मैंने हम्म। उसमें सीएससी में भी जहाँ तक मैं कर सकता था। और हम्म। मोटिवेशन मतलब वही फैमिली सपोर्ट वगैरह रहे, फ्रेंड्स वगैरह के थ्रू बात करने पे उनको भी लगता था कि आप अगर प्रीलिम्स निकाल रहे हो सीरियसली, हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशन लगता था कि अब वी आर क्लोज टू आवर एम। और नाबार्ड का भी मेरा मतलब कि मैंने इस बार अप्लाई किया, तो यही था मेरा कि पीवाई क्यूज बेस्ड रखूंगा मैं। और मुझे लग रहा था कि अगर मतलब वो टेस्ट वगैरह में अपने को आइडिया हो जाता है कि हम कहाँ, हम्म। पीवाई करेक्ट। क्यूज भी हमें मतलब कि अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वी आर ऑन राइट डायरेक्शन। तो वही हम्म। अपने आप में एक मोटिवेशन होता है कि यार शायद ये हो सकता है। एंड द एंड मतलब जब मेरा सेचुरेशन पॉइंट लगभग आ ही रहा था, मैं अब फॉर्म नहीं भरने वाला था दूसरी एग्जाम का, आई गोट थ्रू नाबार्ड अकेली। तो बिल्कुल। चलिए, ये अच्छा हुआ कि राइट टाइम पे आपने नाबार्ड को क्वालिफाई कर लिया, जो आप कह रहे थे कि सैचुरेशन पॉइंट बस आने ही वाला था। तो ये बताइए कि इस साल आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपकी रैंक आएगी? मतलब आपको लग रहा था कि मेरे नाबार्ड में चांसेस हैं तो सही? मैं मेरा डिस्क्रिप्टिव देने के बाद में जरूर लग रहा था मुझे, मतलब मेंस देने के बाद में लग रहा था कि हाँ मतलब चांस तो है। ये नहीं हम्म। सोचा था सिलेक्शन वगैरह का बाकी, पर मुझे था कि इंटरव्यू कॉल का तो है पक्का, और बाकी इंटरव्यू ठीक ठाक गया, तो मेरे चांसेस तो है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव मेरा मतलब अंदर से लग रहा था कि यार ये आंसर अच्छे लिख रहा हूँ मैं। हम्म। वो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव भी मतलब कि लकीली फॉरेस्ट्री के इस बार क्वेश्चन ज्यादा थे। हाँ। मैं फॉरेस्ट सर्विस का मेंस दे ही रहा था, तो वो लगभग मुझे टाइम भी बचाया उन क्वेश्चंस ने, और मुझे मतलब पैराग्राफ नहीं पढ़ने पड़े, और उन क्वेश्चंस में एक्यूरेसी भी अच्छी है, तो मेरे लगभग मतलब आ रहे थे 7-8 मार्क्स दूसरों से ज्यादा। तो वो हाँ, उसमें एक था कि हो सकता है मतलब एज एक। मिल गया था आपको। यस। हाँ। चलिए, अब मैं आपसे एक चीज और यहाँ पूछना चाहूंगी कि अगर आपकी इस पूरी सक्सेस के पीछे, क्या अगर आपको कुछ सीक्रेट्स बताने हो तो वो सीक्रेट्स क्या होंगे? मैम, द बिगेस्ट एक ये हो सकता है कि एक तो प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैं इनको बिल्कुल एक गाइडिंग लाइट मानूंगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल हर बार बार समझ मतलब उनको एक नॉलेज की तरह मत देखना चाहिए, और बल्कि उनको एक ये देखना चाहिए कि अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता
और मुझे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो मैं किसी तरीके से अटेम्प्ट करता। या फिर मुझे एक बुक पढ़नी है, तो उस बुक में कौन सा हिस्सा पढ़ना है, कौन से हिस्से को उसको छोड़ना है, वो सारे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही गाइडिंग लाइट रखना चाहिए। एक तो ये हम्म। हो सकता है। दूसरा, मल्टीपल सोर्सेस के पीछे नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आप सारे क्वेश्चन तो मतलब नॉलेज के या फिर किसी बुक से अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ये डेफिनेट है। नाबार्ड जैसी हम्म। हो या फिर यूपीएससी जैसी एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन आप अगर क्वेश्चन हम एक किसी बुक से सोच सर्च करें तो वो नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से कुछ बेस मटेरियल बनाइए आप, उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। और ऐसा रखिएगा कि आप एग्जाम के 2 दिन पहले सारी चीजें अपने रिवाइज कर पाए। मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज रिवाइज नहीं हुई वो लगभग आपने ना पढ़ी हो। हम्म। मतलब रिवीजन नहीं तो फिर वो आपको इतना याद तो रह ही रहेगा, खास करके डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में। उसमें हम्म। जो आपने इमीडिएट मेमोरी रहती है वहां पे हम्म। लिख। थर्ड में फैक्ट बुक बनाने का मेरे हिसाब से बच्चों को डिस्क्रिप्टिव में तो एटलीस्ट करना चाहिए, कि वो हम्म। चीज पढ़ते जा रहे हैं तो साथ में फैक्ट्स लिखते जाए अपने साथ में। और लगभग वो बिल्कुल एग्जाम के आधे घंटे पहले उस सारे फैक्ट्स को, मैंने सीएससी में भी सारे में अटेम्प्ट किया है यही चीज, फैक्ट्स हम्म। को रिवाइज करना चाहिए, तभी जाके वहां पे हम फैक्ट्स लिख पाते हैं। अगर हम सोचे कि 15 दिन पहले अगर वो पढ़ा हुआ हम वहां पे लिख दें, इट्स हम्म। वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर मेमोरी। तो मैं हम्म। फैक्ट बुक का हो सकता है पीवाईक्यूज और लिमिटेड रिसोर्सेज में, थ्री टेक्स आर। करेक्ट। ठीक है। तो अब एज अ पार्टिंग वर्ड, अगर आप कोई सजेशन हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहें, कुछ एक आपके पार्टिंग वर्ड्स जो आप अपने फेलो एस्पिरेंट्स को बताना चाहेंगे, तो वो जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आप बताना चाहेंगे, तो वो पार्टिंग वर्ड्स क्या होंगे? पार्टिंग वर्ड्स में यही होंगे कि आप मतलब प्रोबेबिलिटी या फिर उस हिसाब से देख के मत आइए कि वैकेंसीज बहुत कम है, 70,000:1 है। मेरे भी मतलब मेरा पहला भी हंच यही था कि मैं क्या करूं, इस एग्जाम को दूं या नहीं दूं। मैं 1 साल पहले लगभग यही सोच रहा था कि हम्म। अपने आप का। तो उस हिसाब से नहीं आइए आप, एग्जाम में आने का डिसीजन इस हिसाब से लीजिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये सिलेबस मेरे से कोइंसाइड कर रहा है, या फिर ये हम्म। चीज जो पढ़ सकता हूँ और मैं ये कर सकता हम्म। हूँ, उस हम्म। हिसाब से डिसीजन लीजिए अपना। और उन्हीं को आप रखिए, ना कि के वैकेंसीज को देख के या फिर कि इतना सारा कंपटीशन है, व्हाट वुड आई डू, मैं कहाँ पे स्टैंड करूंगा, ये तो लगभग के सही 700-800:1। उस हिसाब से डिसीजन मत लीजिए। और मैंने ये देखा है कि हार्डवर्क कहीं ना कहीं तो आप काम आ सकता है आपका। मेरा करेक्ट। जैसे हार्डवर्क मैंने सीएससी में लगभग बहुत सारा किया है, तो वो हम्म। नाबार्ड में काम आया बिल्कुल लगभग मेरा तो। आई ओ दिस सक्सेस टू सीएससी प्रिपरेशन मेरी 5 साल की, तब करेक्ट। जाके मैं वो कर पाया मैं। तो बिल्कुल आप करते रहिए हार्डवर्क, चीजें ठीक होगी। चलिए, ओके, सो दैट वाज वेरी इंसाइटफुल सक्सेस स्टोरी सेशन विद यू। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इस सक्सेस स्टोरी सेशन से बहुत सारे इनपुट्स मिले होंगे, जो आप यूटिलाइज कर सकते हो, जिनको अगर आप स्मार्टली यूटिलाइज करो तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हो और बहुत ही एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनी प्रिपरेशन के लिए बना सकते हो। चाहे वो प्रिपेयर करने की हो, चाहे वो रिवाइज करने की हो, चाहे वो पेपर अटेम्प्ट करने की हो, तो हर एक एरिया से हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस पूरे सेशन के दौरान हमें सुनने को मिले। सो थैंक यू सो मच आशुतोष फॉर बीइंग विद अस और हमारे साथ ये स्टोरी से जो है और अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसको शेयर करने के लिए। दिस दिस वाज अ वेरी इंसाइटफुल सेशन। थैंक यू सो मच।